सकते हैं अवैसी साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार सीमांचल में उनका खाता खुलेगा। जीरो पे आउट हैं। सीमांचल में आप किसी भी वार्ड में चल जाइए, एक बच्चा से बच्चा जन स्वराज को जानता है, प्रशांत किशोर को बाय नेम जानता है। लोगों का कहना है कि आपको पार्टी टिकट दे या नहीं दे, आप आइए, हम आपके साथ हैं और कदम से कदम मिलाएं। लोकतंत्र ही हमारे दिगलबैंक प्रखंड में खत्म हो चुका है, क्योंकि आज के इस टाइम में हमारे दिगलबैंक प्रखंड में बोलने के लिए कोई नेता है ही नहीं। आप शायद 2020 की एक वीडियो अवैसी साहब का देखेंगे, बहादुरगंज की धरती से ही उन्होंने कहा था कि तौसीफ साहब जो विधायक हैं आज 15 साल से 17 साल से, उन्होंने कोई 8 काम भी नहीं किया। क्या तैयारी है ठाकुर विधानसभा? क्या तौकीर आलम ठाकुर एक बड़ा विधानसभा है, अपने आप को उस लेवल पर ले पर आ पाया? क्या योगदान रहा आपका अब तक ठाकुर जी, लेकिन आपको लोग विधायक के रूप में पसंद कर ले, आपको चुन ले? अगर आप अवैसी साहब ने बोला था कि अगर हम यहाँ जीतते हैं तो हॉस्पिटल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, लेकिन जो चारों विधायक आरजेडी में गए, उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ आरोप लगाया। आरोप लगा के नीतीश कुमार का दूसरा विकल्प है प्रशांत किशोर, वो भी बीजेपी का एजेंडा है। महागठबंधन को कमजोर करने के लिए प्रशांत को इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमान के वोटर का ध्रुवीकरण के लिए। मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तो हर ब्लॉक में कुछ न कुछ सौगात दिए, लेकिन दिगलबैंक को किनारा कर दिया गया। नहीं, पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं कि अपने प्रखंड, अपने विधानसभा छोड़ के बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को वोट दे, बहादुरगंज के प्रखंड के लोग को वोट देंगे। क्या दिगलबैंक में और ठाकुरगंज में नेता नहीं है कि हम बहादुरगंज के ब्लॉक से और बहादुरगंज विधानसभा को दिगलबैंक के विधानसभा, ठाकुरगंज विधानसभा से इलेक्शन के पास तो फिर अच्छा कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि जन स्वराज लड़ने आई है, यहाँ हारने नहीं आई है। तो वो सर्वे कराएंगे, सर्वे जब कराएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि तौकीर से अच्छा कैंडिडेट अभी उनके पास कोई है ही नहीं। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं गगटॉप। हमारे साथ दिगलबैंक प्रखंड के ठाकुरगंज विधानसभा के एक मजबूत शख्सियत हमारे साथ है, भाई जनाब तौकीर साहब हमारे साथ है। जन स्वराज से अभी इनका रिश्ता है। ये मनी मन सोच रखते हैं कि अगर इस बार पार्टी टिकट देती है तो ये ठाकुरगंज विधानसभा से विधायक की वे अपनी किस्मत को आजमाएंगे। सबसे पहले तौकीर भाई आपका वेलकम, खैर मकदम करते हैं। आपका भी खैर मकदम करते हैं, और आपके चैनल से हम अपने तो विधानसभा ठाकुरगंज के सारे लोगों को सलाम और आदाब और नमस्कार। चूंकि पहली दफा हमारी आपसे बातचीत हो रही है, क्या इस बार आप एमएलए का चुनाव के लिए मूड बना रहे हैं, आएंगे आप? एमएलए का मूड तो दिसंबर में ही मैंने 2024 में बना लिया था। मैंने लगभग 200 से 300 लोगों की मीटिंग बुलाई थी, हर एक पंचायत से लोगों से, जो एमआईएम के, आरजेडी के, कांग्रेस के और बीजेपी के बहुत पुराने लीडर थे। उनको मैंने मशवरा लेने के लिए 25 दिसंबर को तुलसिया में बुलाया था। शायद आपने न्यूज़ देखा होगा, गांव मोहल्ला नेहाल अख्तर साहब के न्यूज़ पे मैंने वो चलाया था न्यूज़। उसमें सारे लोग का कहना था एकजुट होकर कि हमारे दिगलबैंक जो रोड आप देखते हैं बहादुरगंज से दिगलबैंक थाना रोड जाती है, उस रोड का विधायक आज लगभग 30 से 35 साल से कोई विधायक वहां से नहीं बना है। सिर्फ एक बार आपको अवध बिहारी जी ही बने थे। उनके बाद आज तक हमारे दिगलबैंक रोड से आज तक कोई विधायक बना ही नहीं है, ना किसी पार्टी ने टिकट दी है। तो लोगों का कहना है कि आपको पार्टी टिकट दे या नहीं दे, आप आइए, हम आपके साथ हैं और कदम से कदम मिला के चलेंगे। क्योंकि आज दिगलबैंक में अभी आप बस 2-4 दिन पीछे चल जाइए, आप देखिए कि वहाँ पे जो ब्लॉक का स्थिति है, हमारी सीओ मैडम है, वो जो है अभी फिर सुनने में आ रहा है कि मीडिया वाले पे केस कर दिए हैं, किसी प्रतिनिधि पे केस कर दे रही हैं। लोकतंत्र ही हमारे दिगलबैंक प्रखंड में ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज के इस टाइम में हमारे दिगलबैंक प्रखंड में बोलने के लिए कोई नेता है ही नहीं। और हमारे नेता जो अभी सऊद साहब हैं, वो लोहागड़ा रोड ताराबाई पड़ता है तो उनका दिगलबैंक प्रखंड, लेकिन उनका घर जो है ताराबाड़ी रोड से वो लोहागड़ा पकड़ते हैं, निकल जाते हैं। हमारे तरफ वो आते ही नहीं, हमारे रोड पे आते ही नहीं है। तो ब्लॉक पे हो या थाना पे हो या हॉस्पिटल पे हो, उनको लगता है कि इस रोड का कोई एमएलए, कोई एमपी है ही नहीं, इसलिए धांधली खुलेआम चल रहा है। पहले जो था भ्रष्टाचार आपका था, थोड़ा था, लेकिन हमारे मौजूदा विधायक के आने के बाद भ्रष्टाचार आपको जो है 99% हो गया है। आज के डेट में आप मोटेशन करवाने जाइए, 6 महीना लग जाता है, पैसा 20,000, 40,000, 50,000 सुनने में आता है कि लग रहा है। और आपका हॉस्पिटल जो आप ले लीजिए, मेन मुद्दा है मेरी महिला माँ बहन का जो डिलीवरी होना है, अगर वहाँ पे डिलीवरी नॉर्मल आपको होता है तो आपका जो टप्पू जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ हो जाता है,
लेकिन खुदा न खास्ता उनका सीजर करवाना पड़ता है तो वहाँ से उनको रेफ़र किया जाता है किशनगंज। आप दिघल बैंक से जब किशनगंज जाएँगे तो देखेंगे कि 40 से 45 किलोमीटर का रास्ता है और रास्ता कितना अच्छा है आप जानते हैं। खुदा ना खास्ता मेरी किसी माँ-बहन के साथ वैसा नहीं हो, लेकिन अक्सर 10% हो ही जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, बच्चे का जान चले जाता है, महिला का जान चला जाता है। क्या ये जो मौजूदा सरकार है उसको दिख नहीं रहा है कि हॉस्पिटल आज की डेट में हर जगह हॉस्पिटल लगभग 2 मंजिला बना हुआ है। बना हुआ है। जनस्वराज से आप है, जब जनस्वराज शुरुआत में वजूद में जो आया था तो ऐसा लग रहा था कि एक नई चीज़ को लेकर आएंगे, लेकिन सीमांचल में अपनी एक पैठ नहीं कायम कर पाई। उनका जो एक जनस्वराज का बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं देखने को यहाँ मिल रहा है। क्या कारण रहा कि जनस्वराज बहुत ज़्यादा उभर नहीं पाया सीमांचल में? नहीं, आपको ये नॉलेज शायद पूरा नहीं हो। जनस्वराज बहुत ज़्यादा सीमांचल में उभर चुका है। आप किसी भी गाँव में चल जाइए, किसी भी वार्ड में चल जाइए, 1 साल की पार्टी अभी पूरी नहीं हुई है। 2 अक्टूबर को हमारा पार्टी वजूद में आया है। 2 अक्टूबर को हमने घोषणा किया है जनस्वराज पार्टी का और मात्र 6 महीना हो रहा है। 6 महीने में आप बिहार के तो बात छोड़ दीजिए, आप सीमांचल की बात कर रहे हैं। सीमांचल में आप किसी भी वार्ड में चल जाइए, एक बच्चा से बच्चा जनस्वराज को जानता है, प्रशांत किशोर को बाय नेम जानता है। लेकिन आज से पहले जो पार्टी हमने मात्र 1 महीने में इलेक्शन लड़ा था, उपचुनाव 10% वोट लाया था और बीजेपी को 20 साल लग गया था 10% वोट लाने में और आप बोलते हैं कि जनस्वराज को लोग जानते ही नहीं। वर्चस्व जो होना चाहिए। आप कोई ऐसा पंचायत आप बताइए जहाँ लोग प्रशांत किशोर को या जनस्वराज को नहीं जानते, जहाँ हमारा लीडर नहीं हो, जहाँ मेरे पार्टी का कोई वर्कर नहीं हो, कोई भी ऐसा पंचायत आपकी नज़र में है? चलिए हम आएंगे जनस्वराज पे भी, लेकिन अब जब वीडियो लोगों के पास जा रहा है तो ऐसे में ठीक इसी समय ही अविसी साहब का जो है प्रोग्राम बाद में कॉलेज चौक में हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, सब आ सकता है, सब जा सकता है, सब अपने पार्टी के बारे में बोल सकते हैं। अवैसी साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार सीमांचल में उनका खाता खुलेगा, 0 पे आउट होंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि जनाधार बड़ा है मजलिस का। लोग कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि हमारे सीमांचल के लोग, खास करके किशनगंज के लोग 2020 में 5 विधायक दिए एमआईएम को और लगभग 1 साल वो पाँचों विधायक में से 4 विधायक जो पार्टी छोड़ के गए, वो 1 साल कंटिन्यू एमआईएम में रहे। और उससे पहले आपको याद होगा अवैसी साहब ने बोला था कि अगर हम यहाँ जीतते हैं तो हॉस्पिटल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे। लेकिन जो चारों विधायक आरजेडी में गए, उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ आरोप लगा के पार्टी को छोड़ा। तौसीफ आलम जैसे जो है राजनेता अब एमआईएम के दामन को थाम चुके हैं, तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि एमआईएम की जो मजबूती है वो काफ़ी जो है बढ़ गया है। आप शायद 2020 की एक वीडियो अवैसी साहब का देखेंगे, बहादुरगंज की धरती से ही उन्होंने कहा था कि तौसीफ साहब जो विधायक हैं आज 15 साल से 17 साल से, उन्होंने कोई 8 काम भी नहीं किया, वो गिना दे। आप वो वीडियो देख सकते हैं, अभी चल भी रहा है। और फिर अवैसी साहब फिर उनको टिकट दिए हैं, तो किस आधार पे दिए होंगे, जो लोगों का लोग जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप में कितनी सच्चाई है वो आप भी जानते हैं और बहादुरगंज के अवाम भी, सीमांचल के अवाम और हम भी जानते हैं कि तौसीफ साहब को टिकट क्यों मिला है। क्यों मिला? वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमको नहीं पता। आपको अच्छी तरह से पता है, सारे अवाम को पता है। जो आपके वहाँ भी आपको बहादुरगंज से जो आपके लगभग 150 से 200 कार्यकर्ता एमआईएम के जो बहुत पुराने थे, एक साथ पार्टी पे आरोप लगा के, पार्टी को मुर्दाबाद का नारा लगा के पार्टी से रिजाइन मारे। उन्होंने जो आरोप लगाया, क्योंकि जो पार्टी में लोग जुड़े हुए रहते हैं उनको अंदरूनी बात पब्लिक से ज़्यादा पता रहता है, तो उन्होंने भी वही आरोप लगाया और उनके आरोप को मानने के लिए हम लोग इसलिए तैयार हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एमआईएम के लिए उन्होंने 10 साल बहुत ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन आखिरी में उनको क्या मिला? धोखा मिला। और धोखा क्यों मिला वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तौकीर आलम की क्या तैयारी है ठाकुर विधानसभा? क्या तौकीर आलम ठाकुरगंज एक बड़ा विधानसभा है, अपने आप को उस लेवल पर ले आ पाया? क्या योगदान रहा आपका अब तक ठाकुरगंज के लिए कि आपको लोग विधायक के रूप में पसंद कर ले, आपको चुन ले अगर आप लड़ते हैं तो? देखिए, हम 110% इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि मेरे दिघल बैंक प्रखंड के लोगों का एक ही आवाज़ है कि इस बार दिघल बैंक प्रखंड से विधायक, दिघल बैंक प्रखंड तो बहुत बड़ा है, जो आपका कुछ ठाकुरगंज में भी चला जाता है, लोहागड़ा रोड में भी चला जाता है, लेकिन जो मेन दिघल बैंक आपको बहादुरगंज का रोड है, उस रोड से अवध बिहारी जी के बाद आज तक कोई नहीं बना। आपका योगदान क्या रहा जनता के लिए अब तक? जनता तक हम घर घर तक है, जनता तक योगदान। आज के डेट में जनता के ऊपर जो भी मुसीबत आफत बला आती है, या ब्लॉक लेवल पे हो या थाना लेवल पे हो
या आपको हॉस्पिटल लेवल पे हो, हमेशा हम उनके लिए 24 घंटा खड़े हैं। रात में जब भी फ़ोन आता है उनके लिए हम खड़े हैं। और आप अगर मेरे क्षेत्र में जाएंगे, भ्रमण करेंगे, तो लोग कहेंगे कि तौकीर अहमद एक पाँव पे गरीबों का मसीहा बन के आज के डेट में खड़ा है। और लोग आज तौकीर अहमद नहीं, आज हमारे क्षेत्र के लोग डायरेक्ट विधायक जी के नाम से मुझे पुकारते हैं। ये एक मुझे अपने आप में गर्व होता है कि बहुत कम समय पे मुझे आज लोग कोई जो है किसी का वजूद भी नहीं बन पाता है ये 4-5 महीना 6 महीना में, लेकिन आज तौकीर को लोग तौकीर जी नहीं विधायक जी कह के बुलाते हैं। एक पहचान बनाई है आपने। 6 तारीख को प्रशांत जी आ रहे हैं, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे मैंने कहीं देखा, क्या सच्चाई आ रहे हैं क्या? 110% आ रहे हैं और पूरा भव्य तैयारी हमारे जिले की तरफ से चल रहा है। और एक ऐतिहासिक रैली पौवाखाली के हाई स्कूल मैदान में 6 तारीख को दिन के 3 बजे होने जा रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार का दूसरा विकल्प है प्रशांत किशोर, वो भी बीजेपी का एजेंडा है। महागठबंधन को कमजोर करने के लिए प्रशांत को इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमान के वोटों का ध्रुवीकरण के लिए प्रशांत का इस्तेमाल हो रहा है। जो बोलते हैं हमको नहीं लगता कि राजनीतिक में उनका ज़्यादा उम्र हुआ होगा, ठीक है। अगर बी टीम होते तो सीमांचल में ही इलेक्शन लड़ते। पूरे बिहार में उनके जानकारी के लिए बता दें कि 243 सीट पर लड़ रहे हैं और बिहार में जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी है। आज मुसलमानों को वो 40 सीट दे रहे हैं, तो ध्रुवीकरण मुसलमानों का कहाँ हो रहा है? आज तक किसी पार्टी का बता दीजिए, कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, MIM हो, RJD हो, इस कोई भी पार्टी क्या पूरे बिहार में 40 मुसलमान को इलेक्शन कभी लड़ाया है, कभी टिकट दिया है? सबको सिर्फ सीमांचल में किशनगंज ही दिखता है, वहीं पे आते हैं और वो बीजेपी के लिए बी टीम बन के काम करते हैं। और प्रशांत किशोर बी टीम नहीं है, प्रशांत किशोर ए टीम है और वो 243 सीट पर लड़ रहे हैं। आज आप सीट सर्वे देखेंगे तो प्रशांत किशोर आज के डेट पे सेकंड लेवल पे पहुंच गए हैं, जो आपको मुख्यमंत्री के लिए देखे जा रहे हैं। सी वोटर जो है आज पूरे बिहार में इतने जल्दी 6 महीने के अंदर अगर सेकंड रैंक पे प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं, तो ये इसको अगर बी टीम अगर कोई कहता है तो उनको राजनीति करने का ढंग ही नहीं है। दिगल बैंक से चूंकि आप आते हैं और दिगल बैंक के कई दफ़ा जो है जाने का मौका मिला और मैंने देखा कि काफ़ी बदहाली है आज भी दिगल बैंक में। सड़कों की हालात जो है वो काफ़ी ख़राब है और आज भी काफ़ी पिछड़ा इलाका है आपका। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? हमारे विधायक जी को मानते हैं, क्योंकि हम आपको बार बार यही कर रहे हैं ना कि दिघल बैंक के रोड से आज तक कोई विधायक बना ही नहीं। आप कोचाधामन चल जाए, देखिए कितना तरक्की किया, ठाकुरगंज में चल जाइए, बहादुरगंज चल जाइए, किशनगंज चल जाइए, पोठिया चल जाइए, लेकिन दिघल बैंक का बदनसीबी कहिए कि आज तक वहाँ कभी विधायक मिला ही नहीं जिसका बदहाल रोड है, बिजली है, पुल पुलिया है। एग्रीकल्चर का मामले में आ जाइए, आप किसी भी मामले में चल जाइए, आप किसी हाल में वहाँ किसान को भी खुशहाल में नहीं देखेंगे, ना आम पब्लिक को देखेंगे। सब आज के डेट में खून का आंसू रो रहा है। और आज इतने जल्दी जो तौकीर अहमद को इस उड़ान में आज इतने जो दिग्गज नेताएं हैं उस बीच में तौकीर अहमद उभरा है, तो एक यही है कि आज हमारे दिघल बैंक को किसी तरह का कोई सुविधा दिया नहीं गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी आए थे तो हर ब्लॉक में कुछ न कुछ सौगात दिए, लेकिन दिघल बैंक को किनारा कर दिया गया। इसलिए दिघल बैंक का एक अलग दर्द है। वहाँ के 80,000 की जो हमारा आबादी है, वह आबादी की एक अलग दुख है कि इस बार वो लोग चाह लिए हैं कि चाहे जो हो जाए, इस बार हम अपने रोड के, दिघल बैंक के रोड के ही विधायक बनाएंगे, जो हमारा दुख दर्द दूर करे। घर का बेटा को वोट देंगे इस बार बाहरी किसी को भी वो वोट नहीं देंगे। अब बाहरी किसको बोल रहे हैं? है तो उसी विधानसभा है वही। अगर आपके घर में मान लीजिए, आपको इस तरह हम समझाते हैं कि मेरे घर में मेरे गार्जियन अगर नहीं है, हम अपने चचा के यहाँ हैं, मेरे गार्जियन दिल्ली चले गए कमाने के लिए, या कलकत्ता चले गए, या पंजाब चले गए, या लुधियाना चले गए, वो वहाँ से पैसा कमा के मेरे अपने भाई को, मेरे चचा को भेजते हैं। वो चचा पहले अपने परिवार को देखते हैं, पहले अपने बीवी को, अपने बच्चों को देखते हैं, तब वो अपने भतीजा को जो पैसा बचता है तो भतीजा को, अपने भाभी को देते हैं। इसलिए जिस प्रखंड के विधायक बनते हैं पहले वो अपने प्रखंड में काम कर रहे हैं। दिघल बैंक प्रखंड में कोई काम ही नहीं रहा। आज आप चल जाइए, हर जगह बदहाली है दिघल बैंक में। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अपने प्रखंड के, अपने दिघल बैंक के रोड पे, जिस रोड पे थाना आता है, जिस रोड में हॉस्पिटल आता है, जिस रोड में ब्लॉक आता है, आज उसका कोई गार्जियन ही नहीं है। बदहाली है, पूरा बदहाली है। जनस्वराज के लिए एक बात और लोग जो है कुछ लोग कहते हैं, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इस बात की कोई गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। लोग कहते हैं कि जो लोग भी जनस्वराज से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर है, उन्हें गाड़ियां मिलती है मुफ्त में, उन्हें सैलरी दिया जाता है, तमाम तरह जो खर्चे हैं वो प्रशांत किशोर उनके जो है उठाने का काम करते हैं। इसमें सच्चाई है क्या कुछ? कोई ऐसा बड़ा नेता तो हमको नहीं दिख रहा है जिसको प्रशांत किशोर गाड़ी दिए हैं। मेरे पास भी अपनी गाड़ी है,
हमारे मुख्य प्रवक्ता नेहाल अख्तर है, उनके पास भी गाड़ी है। डॉक्टर मंजर साहब, उनकी भी अपनी गाड़ी है। जिला अध्यक्ष है, उनके पास भी गाड़ी है। उसके अलावा हमको तो कोई पार्टी में इससे बड़ा नेता कोई दिख नहीं रहा है जिसको पार्टी गाड़ी देके घुमा रही है। हाँ, जो आईपैड की टीम है, जो जन स्वराज के जो उनके टीम है, जन स्वराज के जेएसपीटी की टीम है, वो प्रशांत किशोर को अपना गाड़ी दिए हुए हैं, उनको होटल में रखे हैं और वो सर्वे करते रहे हैं लगातार। और लीडर के साथ वो फील्ड में घूमते हैं तो उनको पार्टी की तरफ से खर्चा मिलता है, पार्टी उसका पैसा दे रही है। आज तो आप जनस्वराज की तारीफ कर रहे हैं और प्रशांत किशोर को अच्छा कह रहे हैं। हमने चूंकि पूर्व में कई लोगों का इंटरव्यू किया है, जब वो पार्टी में थे तो उनकी काफ़ी तारीफ हुई, काफ़ी जो है जय जयकार हुआ, लेकिन जब फिर टिकट नहीं मिला तो वही लोग मुर्दाबाद तक के नारे लगाए, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। तो तौकीर को अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो क्या उस समय भी जनस्वराज आपके लिए सही रहेगा, या फिर आप भी जो है उस समय अनलगल बातें करेंगे पार्टी को लेकर के? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तौकीर को टिकट नहीं मिले, क्योंकि आज जन स्वराज के पास तौकीर से अच्छा कोई विकल्प है ही नहीं। क्योंकि जन स्वराज लड़ने आई है, यहाँ हारने नहीं आई है। तो वो सर्वे कराएंगे, सर्वे जब कराएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि तौकीर से अच्छा कैंडिडेट अभी उनके पास कोई है ही नहीं। और रहा टिकट मिले या नहीं मिले, इस बारे में भी मैंने सोचा ही नहीं है, क्योंकि टिकट देना जन स्वराज की मजबूरी है मुझे। और बाकी अगर नहीं मिलता है तो मुझे पार्टी से कोई बैर नहीं, और जनता की जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे। जनता के फैसलों पे आप अमल करेंगे जी, उस करें। समय। शौद असरार जो आपके विधायक हैं अभी और राजद से हैं, मौलाना असरार साहब जो हमारे एमपी थे, उनके सुपुत्र हैं और उन्हीं के नाम पर जो है उनकी जो है जीत भी हुई है। क्या लगता है काम काज के बारे में, व्यक्तिगत तौर पर आपने कभी उनसे मिला, कभी मिलने का मौका मिला, आपने क्या आप तक लगा, क्या महसूस करते नहीं, हैं? व्यक्तिगत तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे थे। हमारे पूरे किशनगंज क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, और उनके बेटा भी अच्छे हैं। भाई अगर हम राजनीतिक की बात उनके ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हमारे लिए गर्व है कि हमारे प्रखंड में मौलाना साहब थे, जिनकी पूरे हिंदुस्तान के लोग उनका इज़्ज़त करते थे और हम लोग भी करते हैं, और वो उनके बेटे हैं। भाई वो अलग नज़रिया, पब्लिक क्या बोलती है, राजनीतिक में क्या है कि एक ज़रूरी नहीं होता है कि जिसका बाप खेती करता है उसका बेटा भी खेती करे। किसी का बाप अगर ये हेलीकॉप्टर चलाता है तो उसका बेटा हेलीकॉप्टर चलाए। मेरा फादर अगर मान लीजिए बिजनेसमैन है तो ज़रूरी नहीं कि हम भी बिजनेसमैन बन जाए। फैयाज आलम साहब जो कि बहादुरगंज के हैं, ठाकुरगंज से विधानसभा की उनकी तैयारी हो रही है। कई पार्टियों में जो है टिकट की जो है होड़ में भी लगे हुए हैं, और अब बातें चल रही है कि हो सकता है कोई ऐसी पार्टी हो जो उनको टिकट भी दे, और अगर देता है या नहीं भी देता है, लेकिन उनकी तैयारी चल रही है। ठाकुरगंज से चुनाव लड़ने का वो मन बना रहे हैं। क्या लगता है अगर वो चुनाव में आते हैं ठाकुरगंज से तो क्या रहेगा उनके लिए, कितना आसान नहीं, पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं कि अपने प्रखंड, अपनी विधानसभा छोड़ के बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को वोट दे, बहादुरगंज के प्रखंड के लोग को वोट देंगे। क्या दिगल बैंक में और ठाकुरगंज में नेता नहीं है कि हम बहादुरगंज के ब्लॉक से और बहादुरगंज विधानसभा को दिगल बैंक के विधानसभा, ठाकुरगंज विधानसभा से इलेक्शन लड़ाएंगे? पब्लिक को यहाँ तो आज लड़ाई चल रही है अपने घर का, और अपने घर का छोड़ दीजिए, हम मतलब दूसरे के घर का, मतलब बहादुरगंज विधानसभा से, मतलब ठाकुरगंज विधानसभा का इतना बुरा हाल नहीं है कि ठाकुरगंज के पास अपना प्रत्याशी नहीं है कि वो बहादुरगंज के प्रत्याशी को वोट दे। दिक्कत है बहादुरगंज से? तो ये मतलब भाई अंधी नगरी काना चौपट वाला बात है कि ठाकुरगंज में इतने बड़े बड़े नेता हैं और हम लोग हैं, हम लोग आज इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब हम लोग का कोई वजूद ही नहीं है कि बहादुरगंज से लोग आके लड़ेंगे और हमारी पब्लिक उनको वोट दे देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे तौकीर साहब जो अपनी बातों को जो है आपके सामने में रख रहे थे। हम लोगों ने जो बातचीत की है इसको लेकर जो आपकी अपनी राय है, इज़हार ख़यालात है, इसे आप कमेंट के ज़रिए आप रख सकते हैं। सभ्य तरीके से शालीनता के दायरे में रहकर आप हमें भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। जनस्वराज को लेकर तमाम तर चीज़ों को लेकर बातचीत हुई, फिर कभी मौका मिला तो और सारी बातें होगी। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, गुजारिश करेंगे अगर आप फेसबुक पेज में हमें है तो पेज को फॉलो कर लीजिए, खबरों को शेयर कर लीजिए। यूट्यूब में है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं रमीज़ रजा और तौकीर हम दोनों आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।